इस क्लास में जो यूपीएससी का 2025 में जो आज 25 मई को जो पेपर हुआ है उसके टोटल जीएस के क्वेश्चन जो 100 पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कंसिडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल के बारे में। पहले में दिया गया था फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाउ मैनी ऑफ द एबव आर कंसिडर्ड एज अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स। किसको कंसिडर किया जा सकता है अल्टरनेट के रूम में? तो फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल को कंसिडर किया जाता है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन फ्यूल को कंसिडर किया जा सकता है। एंड थर्ड में पूछा गया है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल। तो ऑल ऑफ द थ्री जो स्टेटमेंट थे वो करेक्ट थे इसके। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था विद रेफरेंस टू द अनमैन्ड एरियल व्हीकल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें था ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। अगर ऑल तो ये तो एक्सट्रीम कीवर्ड आ जाता है, तो इसके लिए ये गलत हो जाएगा। ऑल टाइप्स, यहाँ पे भी ऑल टाइप्स दे दिया, इसलिए ये एक्सट्रीम कीवर्ड होते हैं ज़्यादातर, वो जनरली रॉन्ग होते हैं। इसमें ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी कैन यूज बैटरी ओनली, ओनली यहाँ पे एक्सट्रीम कीवर्ड है, तो इसका आपका जो स्टेटमेंट होगा तीनों ही गलत हो जाएंगे, तो इसका आंसर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था थर्ड, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। उनमें पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ द एबव यूजली मेकअप कैथोड्स। कैथोड और एनोड दो टाइप की चीज़ें होती हैं बैटरी में, तो कैथोड के लिए किसको इस्तेमाल किया जा सकता है? तो जो इसका आंसर होगा कोबाल्ट को तो किया जा सकता है, ग्रेफाइट को नहीं किया जा सकता, लिथियम और निकल को भी किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 3। तो ओनली 3 किस में दिया है? सी में। नेक्स्ट है ओनली 3 मतलब 3 स्टेटमेंट इसके सही हैं। पहला सही है, थर्ड सही है एंड फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फोर्थ, कंसिडर द फॉलोइंग। उसमें पूछा गया था हाउ मैनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक। कितने में है? तो सिगरेट बट्स में भी प्लास्टिक होती है, आई ग्लास लेंसेज में भी होती है और कार टायर्स में भी होती है। ऑल ऑफ द 3 में प्लास्टिक्स होती है। कंसिडर द फॉलोइंग सब्सटेंस, क्वेश्चन नंबर 5 था। इसमें पूछा गया था कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मैनी ऑफ देम। तो 5 वाला जो है आपका, इसमें पहला वाला जो एथेनॉल है इसका तो कैन भी, इसे तो यूज किया जा सकता है और यूरिया का भी यूज किया जा सकता है, बट नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है उसका यूज नहीं होता। तो ओनली 2 स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा, तो फिफ्थ वाले का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 6 आपका, व्हाट इज द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल सब्सटेंस जनरली नोन एज Cl20 HMX एंड LLM105 विच आर समटाइम्स टॉक अबाउट इन अ मीडिया में, जिसकी बात होती रहती है। तो इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा। दीज आर एक्सप्लोजिव्स होते हैं इन मिलिट्री वेपन्स। तो बी स्टेटमेंट जिसने भी लगाया हुआ वो सही है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पूछा गया है 7 वाले में। इसमें इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट जो मेजोरना है, मेजोरना 1 चिप बिल इनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड में दिया गया है जो मेजोरना 1 चिप हैज बीन इंट्रोड्यूस बाई अमेजन। तो यहाँ अमेजोन नहीं, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट होगा, तो ये वाला गलत स्टेटमेंट है। सेकंड जो थर्ड वाला स्टेटमेंट दिया है डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, ये भी स्टेटमेंट सही है आपका। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड सही है, तो फर्स्ट और थर्ड किस में दे रहा है? सी में, तो इसका आंसर 7 वाले का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था विद रेफरेंस टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 8 वाले में जो दिया है दे आर मैन मेड प्रोटीन्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं मैन मेड होती हैं, लेबोरेटरी में बनाई जाती हैं। एंड सेकंड वाला जो स्टेटमेंट दे रहा था उसमें दे स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजेंस। तो ये वाला भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एंड थर्ड में दे रहा था दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शन लाइक दैट ऑफ निपा जो वायरस था। तो ऑल ऑफ द जो 3 स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं इसके, तो आंसर इसका हो जाएगा डी 8 वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें भी पूछा था नो वायरस कैन बी सर्वाइव इन ओशियन। तो नो ये एक्सट्रीम कीवर्ड है, इसके लिए ये गलत हो जाएगा। 9 वाले का पहला स्टेटमेंट गलत है।
सॉरी, 9 वाले का पहला गलत हो जाएगा। 9 वाले का जो बी है, नो वायरस, नो ये भी एक्सट्रीम कीवर्ड होता है, ऑल एक्सट्रीम कीवर्ड होता है, ओनली अगर ये आपके किसी भी स्टेटमेंट में आते हैं तो ज़्यादातर ये स्टेटमेंट प्रोबेबिलिटी इनकी रॉन्ग होने की होती है। तो नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, तो ये वाला एक्सट्रीम कीवर्ड की वजह से गलत हो जाएगा। अगर एक भी वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। थर्ड में दे रहा है नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी इन होस्ट सेल्स, तो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा नो वायरस की वजह से। तो 9 वाले का जो आंसर होगा आपका, नन ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 10th में पूछा गया था, एक्टिवेटेड कार्बन इज अ गुड एंड एन अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पॉल्यूटेंट फ्रॉम इफ्लुएंट स्ट्रीम एंड टू रीमेडिएट कंटेमिनेट्स फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज। जो दे रहा है ये पहला स्टेटमेंट इसका बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट दे रहा था, एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट अ लार्ज सरफेस एरिया एंड अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर एडजॉर्बिंग हैवी मेटल्स, ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। एंड थर्ड दे रहा था, एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी ईजिली सिंथेसाइज फ्रॉम एनवायरमेंट वेस्ट विद हाई कार्बन कंटेंट, तो ये ऑल ऑफ द स्टेटमेंट इसमें करेक्ट थे। और जो स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड है वो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं स्टेटमेंट फर्स्ट को, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 11, इसमें क्या दे रहा है, स्टडी इंडिकेट दैट जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट फॉर मोर देन 5% ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन। यहाँ पे मोर देन 5% दे दिया तो इसलिए इसके चांस ज़्यादा हो जाते हैं सही होने के, मतलब कोई इसकी लिमिट नहीं लगाई है, तो मोर देन 5% बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड जो थर्ड में दे रहा है, लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, तो ये वाला भी स्टेटमेंट सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी ये सही है। पहले का स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन थर्ड सही है, बट जो सेकंड में दिया है, सिलिका बियरिंग क्ले इज मिक्सड विद लाइमस्टोन वाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, तो ये स्टेटमेंट तो अपने आप में सही है, बट ये एक्सप्लेनेशन इसका सही नहीं है, बिकॉज मिक्स करने में कहाँ आपको कार्बन का एमिशन होगा। बट थर्ड में जब आप लाइमस्टोन को कन्वर्ट करोगे तो हीट की वजह से आपका जो कार्बन है वो एमिशन हो सकता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन जो है थर्ड सही है, बट सेकंड वाला एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड स्टेटमेंट थर्ड आर करेक्ट, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट, तो ओनली जो थर्ड वाला है वही एक्सप्लेन कर रहा है इसको। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था, एट द 28th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इंडिया रिफ्रेंड फ्रॉम साइनिंग द डिक्लेरेशन टू ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, तो 12 वाला जो है इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं, ये वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए स्टेटमेंट देने के। तो इसमें थर्ड में क्या दे रहा है, द कोप 28 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ इज अ वाइंडिंग डिक्लेरेशन, तो ये वाइंडिंग जो हो जाता है वो एक्सट्रीमली कीवर्ड हो जाता है, इसलिए ये वाला तो गलत ही हो जाएगा, सेकंड वाला गलत हो जाएगा। इफ़ इंडियाज हेल्थ सेक्टर इज डीकार्बोनाइज्ड द रेजिलियंस ऑफ इट्स हेल्थ केयर सिस्टम में भी कॉम्प्रोमाइज, ये वाला सही है, ये सही है इसका स्टेटमेंट। तो 12th वाले का जो आंसर होगा वो आपका ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट, सेकंड और थर्ड में से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है आपका, एंड दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बिकॉज इसमें जो सेकंड थर्ड में से एक ही करेक्ट है आपका, सेकंड वाला जो है बाइंडिंग जो कीवर्ड है इसकी वजह से गलत हो जाएगा, थर्ड वाला सही है आपका। तो 12th का जो आंसर होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 13, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड ही है। 13 वाला, थर्टीन में क्या दे रहा है, साइंटिफिक स्टडी सजेस्ट दैट शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन द अर्थ रोटेशन एंड इट एक्सेस, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट तो आपके दोनों करेक्ट हैं, ये तीनों ही करेक्ट हैं, बट एक्सप्लेनेशन जो है वो एक ही एक्सप्लेन कर रहा है इसमें। सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शन बॉम्बार्ड द अर्थ आउटर मोस्ट एटमोसफियर विद ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये वाला स्टेटमेंट जो था
ये वाला भी सही है। एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट होती है द वाटर टेंड्स टू मूव टुवार्ड्स द इक्वेटर। ये एक्सप्लेन सही कर रहा है फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को, थर्ड वाला स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है इटसेल्फ, जबकि सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट तो है अपने आप में बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो इसका 13 वाले का आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट जो हैं फॉर सेकंड और थर्ड आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन। जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है वही एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। ये भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। 14 का आपका जो आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इज फ्रिक्वेंटली डिस्कस्ड इन ग्लोबल डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ये जनरल स्टेटमेंट है तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सेट आउट द प्रिंसिपल ऑफ कार्बन मार्केट्स। ये वाला भी बिल्कुल सही है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है ये। आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इंटेंड्स टू प्रमोट इंटर कंट्री एंड नॉन मार्केट स्ट्रेटजीज टू रीच देयर क्लाइमेट टारगेट्स। तो इसका थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर जो होगा इसका ये हो जाएगा। बोथ सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट भी हैं और एक्सप्लेन भी सही कर रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड द नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। तो इसका हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 विद रेफरेंस टू डायरेक्ट एयर कैप्चर से पूछा गया है। एन एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं। इट कैन बी यूज्ड एज अ वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो जो 16 वाला है उसका आपका ये वाला स्टेटमेंट जो है करेक्ट है बिल्कुल। और थर्ड में दे रहा है इट कैन बी वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इन अ फूड प्रोसेसिंग। बिल्कुल सही है। कार्बन डायरेक्ट एयर कैप्चर जो है टेक्नोलॉजी वैल्यूएबल अप्रोच है प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड फूड प्रोसेसिंग के लिए। एंड थर्ड स्टेटमेंट दे रहा था इन एविएशन इट कैन बी अ सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन टू क्रिएट सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट। तो इसका जो आंसर होगा 16 वाले का वो हो जाएगा आपका सी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 17 रिगार्डिंग पीकॉक टेरेंटोला। ये क्या है? ब्रैकेट में गूटी टेरेंटोला भी बोल सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 17 से आपके स्टेटमेंट पूछ रहा था इसमें। तो इट इज़ एन ओमनी वायरस क्रस्टेशियन। तो ओमनी वायरस नहीं होता ये, पहला वाला गलत हो जाएगा। इट इज़ अ नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरिया। हाँ, ओनली यहाँ पे एक्सट्रीम कीवर्ड आपको लग सकता है बट ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये कम ही यहाँ पे प्लेसेस हैं वहाँ पे पाया जाता है एरियाज़ में। और थर्ड जो दे रहा है इट इज़ अ नेचुरल हैबिटेट इट इज़ एन एर्बोरियल स्पीसीज है। तो बिल्कुल सेकंड एंड थर्ड इसके करेक्ट हैं बट पहला वाला जो है ओमनीवोरस नहीं है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 17 वाले का आपका आंसर हो जाएगा डी, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था, इसमें भी स्टेटमेंट करेक्ट ही पूछा है। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है 18 वाले में? 18 वाला क्वेश्चन है, पहले में क्या दे रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन इंडिया आर लेस देन 0.5 टन CO2 पर कैपिटा। तो ये वाला गलत हो जाएगा, लेस देन नहीं है, इससे ज़्यादा है। इन टर्म्स ऑफ CO2 एमिशन फ्रॉम फ्यूल कम्बशन इंडिया रैंक सेकंड। इंडिया की तो रैंक सेकंड है मगर फर्स्ट पे कौन है इसमें? चाइना आता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर आर द लार्जेस्ट। ये वाला स्टेटमेंट सही है। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ CO2 एमिशन इन इंडिया। ये वाला भी सही है। तो इसका सेकंड एंड थर्ड सही है स्टेटमेंट। तो इसका आंसर जो होगा आपका 18 वाले का आपका हो जाएगा सी, सेकंड एंड थर्ड ओनली करेक्ट हैं इसकी स्टेटमेंट। 18 के बाद आएगा आपका 19 क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है प्लांट दिए हैं उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में दिया गया है 19 वाले में। जो कसावा बूढ़ी श्रब है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और जो जिंजर है हर्ब विद पिशूडो स्टेम होती है, बिल्कुल सही है। और मालावार स्पिनिच हर्बेशियस क्लाइंबर होता है, ये वाला भी सही है। जो मिंट होती है मतलब जो धनिया होते हैं वो एनुअल श्रब होते हैं क्या? ये वाला गलत स्टेटमेंट है। जबकि पपाया बूढ़ी कहाँ से हो सकता है भाई? ये तो पपाया अगर आपने खाया होगा तो बूढ़ी उसमें लगती है क्या आपको? तो फिफ्थ वाला भी गलत है, फोर्थ वाला भी गलत है। तो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट सही है इसके 19 वाले का।
जो आंसर होगा ओनली 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, बी वाला सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 20, विद रेफरेंस टू द प्लानिट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें पूछा है, इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 20 में। रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन दैट प्रोड्यूस बाय ओशियन, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा आपका। ओशियन ज़्यादा आपकी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। मैराइन जो फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ वर्ल्ड ऑक्सीजन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेंट सेवरल फोल्ड हाइयर ऑक्सीजन देन दैट इन एटमॉस्फेरिक एयर, ये वाला भी आपका गलत स्टेटमेंट है। तो इसमें जो स्टेटमेंट सही है ओनली सेकंड स्टेटमेंट सही है, बीच वाले का बी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, राजा राममोहन राय, हिस्ट्री से पूछा गया है। ही पजेस्ड ग्रेट लव, 21 जो है, ही पजेस्ड ग्रेट लव एंड रेस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ द ईस्ट। तो भाई ये बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है, अगर ना भी पढ़ा होगा तो हम सही कर सकते हैं, इसमें कोई एक्सट्रीम कीवर्ड भी नहीं दे रहा। सेकंड वाला दे रहा है, ही डिजायर्ड हिज countrymen to accept the rational and scientific approach and the principle of human dignity and social equality of all men and women, ये वाला भी स्टेटमेंट सही है, ये वाला भी सही है, तो बोथ इसके सही हो जाएंगे। 21 का हो जाएगा शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, 22 में जो स्टेटमेंट है ये किससे पूछा गया है, नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम से पूछा गया है। बॉयकॉट ऑफ लॉ कोड्स एंड फॉरेन क्लॉथ जो हुए थे 22 में, बॉयकॉट हुआ था ऑब्जर्वेशन ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, तो ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इसका। रिटेंशन ऑफ टाइटल एंड ऑनर विदाउट यूजिंग देम इन अ पब्लिक, तो रिटेंशन कहाँ किया गया था भाई, टाइटल और ऑनर को हम रिटेन थोड़ी नहीं कर रहे थे। स्टेबलाइजमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स, ये बिल्कुल सही है। बॉयकॉट ऑफ लॉ कोड्स एंड फॉरेन क्लॉथ बिल्कुल सही है नो कोऑपरेशन प्रोग्राम में। इसमें जो सेकंड वाला स्टेटमेंट भी सही है बट थर्ड वाला गलत हो जाएगा, तो ओनली 3 स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं, सी सही हो जाएगा 22 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 23, द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड आरघाटा वॉज, आरघाटा के बारे में पूछा गया है, इरिगेशन डिवाइस था ये। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लार्ज व्हील विद अ कार्थेन पोर्ट्स टाइड टू द आउटर एंड ऑफ इट स्पोक, तो बिल्कुल बी वाला स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। 24 पूछा गया है, हु एमंग द फॉलोइंग रूलर इन एंशिएंट इंडिया हैड एज्यूम द टाइटल ऑफ मट्ट विलास विचित्र चित्त एंड गुणभर, तो इसका नरसिंह वर्मन फर्स्ट नहीं है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर 24 का ए, इसने ये उपाधियां धारण की थी। 25 वाला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया फायान द चाइनीज पिलग्रिमेज ट्रेवल टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, 25 में तो बी इसका आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त सेकंड के ये शासनकाल में ट्रेवल किए थे। 26 वाला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग लीडर्स सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्री विजय द पावरफुल मैरिटाइम स्टेट विच रूल्ड द मलाया पेनिनसुला सुमात्रा जावा एंड द नेबरिंग आइलैंड, तो ये तो राजेंद्र फर्स्ट चोला थे जिन्होंने ये कैंपेन किए थे और इन्होंने गंगा पे भी एक बार अटैक किया था, तब गंगा इकॉन्ड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है 27, विद रेफरेंस टू द इंडिया 600 से 322 BC कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, तो जो 27 है आपका पहला अस्मक जो है गोदावरी पे है बिल्कुल सही है, कंबोज और बिपास, बिपास मतलब ब्यास नदी से संबंधित, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और जो थर्ड स्टेटमेंट दे रहा है अवंती और महानदी, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। कौशल सरयू नदी पर है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ जो इसके स्टेटमेंट हैं वो सही हैं, तो मतलब ओनली 2 इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 28, द फर्स्ट गांधर्व महाविद्यालय जो था म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल वॉज सेटअप इन 1901 में सेटअप किया गया था भाई विष्णु दिगंबर पलुस्कर के द्वारा, लाहौर में किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा 28 का डी। 29 क्वेश्चन है,
इसमें पूछा गया था अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट द प्रदेशिका, राजुका एंड युक्ता वर इम्पोर्टेंट ऑफिसर एट द, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन में ये इम्पोर्टेंट ऑफिसर थे। तो 29 का बी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 वाला क्वेश्चन पूछा गया था आपका किससे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। 30 का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पूछा गया था कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाई ऑल द लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब तक गांधी जी है ना तब तक पीसफुल तो रहेगा भाई आंदोलन। तो पहला तो स्टेटमेंट सही हो गया। इट वॉज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेज विद सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द नेक्स्ट स्टेज ओनली इफ स्वराज डिड नॉट कम विद इन अ ईयर एंड द गवर्नमेंट रिसोर्टेड टू रिप्रेशन। तो सेकंड वाला भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका जो 30 वाला है उसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट स्टेटमेंट। 31 पूछा गया था विद रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट कंसिडर द फॉलोइंग। तो ये आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है अल्टरनेट हाउ मेनी ऑफ द एबव आर ट्रीटेड एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को किन किन को ट्रीट किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा 31 का वो हो जाएगा आपका जो बॉन्ड्स है उसे तो नहीं किया जाएगा ट्रीट, बट जो आपके हेज फंड्स हैं और आपका जो वेंचर कैपिटल है इसे अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की तरह यूज किया जा सकता है। तो ओनली 2 स्टेटमेंट जो दिया है वो सही हो जाएगा। स्टॉक्स और बॉन्ड्स को अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की तरह यूज नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर है 32। 32 वाला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है आपका विद ऑफ द फॉलोइंग, जो इसमें से कौन सा रिसोर्स जो है सोर्स ऑफ द इनकम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। बाइंग और सेलिंग की बात की जाए तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाते हैं। तो पहला और दूसरा तो सही स्टेटमेंट हो जाएगा। कौन सा है 32, पहला और दूसरा सही है आपका। पहला दूसरा सही है तो आपका बी वाला गलत हो जाएगा, ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा इसमें भी गलत है तो सी वाला भी गलत हो जाएगा। अब आपको चेक करना है फिफ्थ वाला सही स्टेटमेंट है, क्योंकि थर्ड और फोर्थ तो अपने आप ही गलत हो गए, पेंशन वगैरह और लैंडिंग टू प्राइवेट प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स। फिफ्थ ये वाला भी सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी, पहला और दूसरा और पांचवा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 33 विद रेफरेंस टू द इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो दिया है सम ऑफ द इट्स फंक्शन है इन्फोर्समेंट ऑफ द फगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018, ये सही है। बट इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन फर्स्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत नहीं आती, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। सेकंड में दे रहा है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इन्फोर्स द प्रोविजन ऑफ द कस्टम, जो एक्ट था 1962 का, ये सही स्टेटमेंट है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर आता है, ये भी सही है बिल्कुल। थर्ड में दिया गया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट जो है कैरिंग आउट बिग डेटा एनालिटिक्स टू असिस्ट टैक्स ऑफिसर फॉर बेटर पॉलिसी एंड नेविंग टैक्स एवेडर्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत आता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, सेकंड एंड थर्ड इसमें सही दे रहा है। तो ओनली 2 जो स्टेटमेंट है वही सही होगा, इसका आंसर होगा ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 के बाद 34। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है 34 में पूछा गया है आपका द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट ऑल द लिस्टेड कंपनी इन इंडिया टू सबमिट अ बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करती, सेबी करती है। तो जो पहला वाला स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। इन इंडिया अ कंपनी सबमिटिंग अ BR बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी and sustainability report make disclosure in the report that are largely non financial in nature। सेकंड वाला स्टेटमेंट इसका सही है। तो 34 का आपका बी ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 35 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 35 जो है इसमें इन इंडिया इनकम फ्रॉम एलिड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड बूल, कौन सा है ये 35 है ना, पोल्ट्री फार्मिंग 35 from allied agriculture like poultry farming and bull rearing in rural areas is exempted from any tax। तो जो bull वाला है वो exempted नहीं है, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट अंडर द
प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये वाला बिल्कुल सही है। अगर इसमें बुल रियरिंग नहीं होती तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता आपका। तो 35 का जो है आपका आंसर होगा डी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड वट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। 36 क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया हैज जॉइंड अ मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। तो 36 जो है इसका पहला स्टेटमेंट तो आपका सही हो जाएगा। एंड सेकंड वाले में जो दे रहा है, इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द दे दिया ना, क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी, ऑल द क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट इज आइडेंटिफाइड। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। एंड थर्ड में दे रहा है, द पार्लियामेंट इन 2023 हैज अमेंड द माइंस एंड मिनरल्स एक्ट दे रहा था 1957 का, एम्पावरिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूसिवली ऑक्शन माइनिंग लीज एंड कंपोजिट लाइसेंस फॉर सर्टेन क्रिटिकल मिनरल्स। मतलब थर्ड वाला भी सही है, बट इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है वही रॉन्ग है। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका सी, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। 37 क्वेश्चन पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज रिगार्ड्स रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी। जनरली जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं आर कंसिडर टू बी रिलेटिवली एट अ लोअर रिस्क देन जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं। 37 जो है आपका, इसका ये स्टेटमेंट तो सही है। और स्टेटमेंट सेकंड दे रहा है, बॉन्ड होल्डर जो होते हैं आर लेंडर टू अ कंपनी वेयर एज स्टॉक होल्डर आर इट्स ओनर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टॉक होल्डर जो होते हैं वो ओनर होते हैं, क्योंकि आपका शेयर होता है ना उसमें। फॉर रीपेमेंट पर्पज बॉन्ड होल्डर आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर बाय ए कंपनी। तो इसका ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो 37 का आपका आंसर होना चाहिए ए, बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड स्टेटमेंट थर्ड आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट। अब 38 क्वेश्चन पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा इसमें से करेक्ट है, ये जरूर ध्यान रखना। करेक्ट या इनकरेक्ट भी यूपीएससी घुमा देता है भाई इसमें। तो इंडिया अकाउंट फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी जो दे रहा है 38, यहाँ पे ऑल इक्विटी दे तो रहा है, बट ये आपका स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेस्ड ग्लोबली दस एग्जिबिटिंग अ ग्रेट बूम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। India's stock market has grown rapidly in the recent past, even overtaking Hong Kong at some point of time. सेकंड वाला भी आपका स्टेटमेंट सही है। एंड देयर इज़ नो रेगुलेटरी बॉडी, अगर कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं होता, ये भी एक्सट्रीम कीवर्ड है, इसकी वजह से थर्ड वाला तो गलत हो जाएगा। अगर आप इसे थर्ड वाले को एलिमिनेट कर देते तो आपका आंसर मिल जाता, क्योंकि थर्ड की वजह से सेक बी हट जाता, सी भी हट जाता एंड डी भी हट जाता। तो आंसर पहला ऑफिशियली हो जाता, आंसर ही हो जाता है फिर, क्योंकि अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं होगी तो फिर कैसे इसे मैनेज किया जाएगा इन्वेस्टमेंट को। 38 39 वाला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 39, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, बिल्कुल सही है। एंड सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट्स, ये वाला भी बिल्कुल सही है। एंड सर्कुलर जो इकोनॉमी होती है वेस्टेज को रिड्यूस करती है, बिकॉज ये उसी को यूज करती रहती है ना, इसलिए ये आपकी सर्कुलर इकोनॉमी काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये। तो बोथ सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट हैं और एक्सप्लेन भी सही कर रहे हैं, बट इसमें जो सेकंड वाला है वो कम एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये भी हो सकता है, इसका आंसर बी भी हो सकता है, बट अभी हम ए ही मान के चलेंगे इसका आंसर। 40 वाला क्वेश्चन पूछा गया है 40, ये भी इकोनॉमी से है। कैपिटल जो रिसीट होती है क्रिएट लाइबिलिटी, बिल्कुल सही है। लाइबिलिटी क्रिएट करती है, कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट, एसेट में रिडक्शन होता है बिकॉज आप इसमें जो गवर्नमेंट की जो चीज़ें होती हैं उन्हें बेच देते हैं। तो पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा 40 वाले का। 40 वाले का जो पहला स्टेटमेंट है करेक्ट है। बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट जो होती हैं आर कैपिटल रिसीट्स, आप किसी से बोरोइंग लोगे तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी, इसलिए ये रिसीट होती है। एंड डिसइन्वेस्टमेंट करोगे तो आप पे पैसा आएगा, बट आपके एसेट जो होते हैं वो कम होते हैं। तो ये वाला फर्स्ट और सेकंड तो सही है। इंटरेस्ट जो रिसीव होती है लोन पे वो कैपिटल रिसीट में नहीं आता। इंटरेस्ट अगर यही लोन होता कि आप लोन रिसीव कर रहे हो तो वो बोरोइंग हो जाती, तो वो कैपिटल रिसीट होती। तो थर्ड वाला गलत हो जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड ही इसका सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 41, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये थोड़ा टफ है बिकॉज आपको इतनी सारी कंट्रियों के नाम कैसे याद हो सकते हैं। इसमें पूछ लिया है कि कौन सा, हाउ मेनी ऑफ द एबव आर अ मेंबर ऑफ द मेंबर, इसमें से कौन सा है। तो 41 जो आंसर है इसका
पहला वाला ऑस्ट्रिया तो इसका मेंबर है नहीं, बुल्गारिया एंड क्रोएशिया तो है, सर्बिया भी इसका मेंबर नहीं है, स्वीडन एंड नॉर्थ जो मैसेडोनिया है ये भी इसका मेंबर है। तो ओनली 4 स्टेटमेंट जो दिया है वही सही हो जाएगा इसका 41 वाले का। 42 में पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। एंडीज जो माउंटेन है, एंडीज जो आपका साउथ अमेरिका जो है उसके वेस्ट वाले साइड में जो पड़ता है वही एंडीज माउंटेन है। इसमें पूछा गया है कौन सी कंट्री में ये फैला हुआ है। तो आपका ब्राज़ील में तो नहीं है, बिकॉज ब्राज़ील जो है इधर ईस्ट साइड में हो जाता है, एंड और आपका पराग्वे में नहीं है। तो आपका बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला इन 4 में है। तो ओनली 4 वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 वाला है कंसिडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज़। इसमें पूछा गया है कौन सी वाटर बॉडी से इक्वेटर पास करती है। तो लेक तंजा ये क्या है तंजैनिका एंड लेक टोनले शैप एंड पटोश लेगून जो है, तो ये तीनों ही लेगून से पास नहीं करती। तो इसका नन आंसर हो जाएगा, मतलब डी वाला हो जाएगा इसका आंसर 43 का। 44 में पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टर्मरिक ड्यूरिंग द ईयर 2022-23। तो जो 44 है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है टर्मरिक से संबंधित आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मोर देन 30 वेराइटी जो हैं 30 वेराइटी से ज़्यादा ग्रोन होती हैं इंडिया में, सही स्टेटमेंट है। एंड महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड कर्नाटका एंड तमिलनाडु आर मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 44 का तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंस ऑफ द फिनोमिना ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो 45 ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो 45 का जो आंसर होगा इसका, पहले स्टेटमेंट तो पढ़ लें। द बेल्ट ऑफ द एंशियंट रॉक फ्रॉम ब्राज़ील कोस्ट मैच विद दोज फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका। तो आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ घाना एंड ड्राइव्ड फ्रॉम द ब्राज़ील प्लेट्यू व्हेन टू कॉन्टिनेंट ले साइड बाई साइड, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड द थर्ड स्टेटमेंट दे रहा था गोंडवाना जो सिस्टम ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम क्या दे रहा था फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट इन 6 डिफरेंट लैंड मास ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये वाला भी। तो इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। 46 पूछा गया है। 46 जो क्वेश्चन है आपका, द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल, एनसीईआरटी से पूछा गया, डिक्टो इसमें से कोई भी लाइन भी बदली भी नहीं गई। द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एटमोसफियर इज मोर इन अ सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, क्या दे रहा था, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया देन इन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। तो स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल इसका सही हो जाएगा आपका। 46 वाला दे रहे हैं ना, 46 का सी स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। एंड सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया हैव लेस ड्राई विंड्स, लेस नहीं है वहाँ पे, होती है भाई, हैव ड्राई विंड्स होगा। तो इसका स्टेटमेंट सी हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट। 47 वाला पूछा गया है इन जनवरी इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो आइसोथर्म्स बैंड इक्वेटर वर्ड वाइल क्रॉसिंग द लैंड मास, जब ये मतलब लैंड मास से जाते हैं ना तो इक्वेटर की तरफ बैंड होते हैं, जबकि अगर वाटर पे जाएंगे तो ये पोल की तरफ बैंड होते हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन जनवरी द एयर ओवर द ओशियन इज वार्मर देन दैट ओवर द लैंड मास इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो जो आपका 47 है ना, इसका आंसर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट। 48 हो जाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक चॉक इज नॉन एज अ 48 वाला क्वेश्चन जो है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन अ रॉक chalk is known as a very permeable rock whereas clay is known as quite an impermeable और least permeable rock। तो स्टेटमेंट जो फर्स्ट है बिल्कुल सही हो जाएगा। चॉक इज अ पोरस, पोरस मतलब थोड़े थोड़े से छेद से होते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हैंस इसी कारण ये एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को। क्ले इज़ नॉट एट ऑल पोरस, तो क्ले भी भाई पोरस ही होता है। तो इसका थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड इसका जो है करेक्ट है। तो इसका जो आंसर होगा सी हो जाएगा 48 का। ओनली ऑफ द स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड में से करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन
मतलब जो थर्ड वाला स्टेटमेंट दे रहा है वो गलत है, सेकंड सही है, और जो फर्स्ट को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। 49 वाला क्वेश्चन पूछा गया था, विदाउट द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वुड वी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हीट एब्जॉर्ब एंड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन अवर प्लानेट्स एवरेज टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। जो हीट एब्जॉर्ब की जाती है एटमॉस्फेयर के द्वारा वही एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन करती है। एटमॉस्फेयर गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर पर्टिकुलरली गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशन। ऑल द स्टेटमेंट जो गिवन है वो करेक्ट हैं, इसके आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय गोकुल मिशन से, 50 वाला क्वेश्चन है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल, जो पुअर थे, रूरल पुअर एज मेजॉरिटी ऑफ लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनस जो एनिमल्स हैं आर विद स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स जो थे, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ये लाई गई थी राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट वॉज इनिशिएटेड टू प्रमोट इंडिजिनस कैटल एंड फैलो रियरिंग एंड कंजर्वेशन इन साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। 51 में पूछा गया था पंचायत, 51 ये कि पॉलिटी का क्वेश्चन है, नॉट करेक्ट है इसमें, ये और ध्यान रखना भाई। इसमें से करेक्ट, पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट, नहीं गलत हो जाएगा, ऑल दे दिया भाई, ऑल एक एक्सट्रीम कीवर्ड हो जाता है। टू बी एलिजिबल टू ए मेंबर ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल पर्सन शुड अटेन द एज ऑफ 30 ईयर्स, बिल्कुल गलत है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट कॉन्स्टिट्यूट अ कमीशन टू रिव्यू the financial position of panchayat at the intermediate level and to make recommendation regarding the distribution of net proceeds of taxes and duty leviable by the state between the state and panchayat at the intermediate level। ये गलत है, मतलब तीनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 51 है, आपका आंसर होगा डी। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑल आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 52 में पूछा गया था बिमस्टिक से। 52 जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया इट इज़ ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर स्टेट टिल जनवरी 2025। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट था। द सेकंड जो स्टेटमेंट दे रहा है इट कम इनटू एग्जिस्टेंस विद द साइनिंग ऑफ द ढाका डिक्लेरेशन, नहीं था भाई, ये ढाका की जगह बैंकॉक डिक्लेरेशन होता तो ये सही स्टेटमेंट होता, मतलब सेकंड गलत है। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड एंड नेपाल आर फाउंडिंग मेंबर। बांग्लादेश था, इंडिया था, श्रीलंका था, थाईलैंड था, बट नेपाल इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं था। नेपाल और भूटान जो हैं बाद में इंक्लूड हुए हैं इसमें। इन बिम्बेस्टिक दस, तो आपका सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट तो गलत हो गया भाई। सेकंड अगर थर्ड गलत हो गया तो बी वाला तो नहीं होगा। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो आप फोर्थ और देख लो। इन बिम्बेस्टिक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बीइंग लीड बाय इंडिया। तो 52 का जो है इंडिया के द्वारा लीड नहीं किया जा रहा है, ये लीड किया जा रहा है नेपाल के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 52 का आंसर होना चाहिए आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 53 गांधी पीस प्राइज से। इसमें पूछा है हु अमंग्स द फॉलोइंग आर अ मेंबर ऑफ द जूरी टू सेलेक्ट द रेसिपिएंट ऑफ गांधी पीस प्राइज सेलेक्ट। तो इसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो इसके मेंबर नहीं होते, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। तो 53 का जो आंसर होना चाहिए सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 54 जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन यूज अ सिस्टम ऑफ ग्राउंड स्टेशन टू प्रोवाइड नेसेसरी ऑगमेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो थे इज आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ गगन। जो 54 है इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज़ डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, इसलिए तो लाया गया है। इट विल प्रोवाइड बेनिफिट ओनली, ओनली एक एक्सट्रीम कीवर्ड हो जाता है, इसकी वजह से जो जनरली ओनली है, ऑल है, नो है, ये एक्सट्रीम कीवर्ड होते हैं। अगर ये स्टेटमेंट में आ जाए तो आपको सतर्क रहना चाहिए। तो इसलिए इसका जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। एविएशन बट इन अदर, ओनली इन एविएशन में नहीं, बट नॉट इन अदर मॉडल्स जो दे रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होना चाहिए डी।
फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 55। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एआई जो एक्शन समिट हेल्ड जो हुआ था ग्रांड पैलेस पेरिस इन फरवरी 2025 में जो हुआ था, को चेयर्ड विद इंडिया। हाँ, इंडिया ने चेयर किया था। जो आपके प्राइम मिनिस्टर जी हैं मोदी साहब, उनका काफ़ी रोल है इसमें। द इवेंट विल्ड ऑन द एडवांस मेड एट द ब्लेचली पार्क समिट हेल्ड इन 2023 एंड द सियोल समिट हेल्ड इन 2024। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट में जो दिया है, along with other country US एंड UK also signed the declaration। भाई इनने बस also signed नहीं किया था, साइन ही तो नहीं किया था US और UK ने, तो सेकंड वाला गलत स्टेटमेंट है। ओनली फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, 55 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 56 में पूछा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर 2026 बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट टूरिज्म 2027 बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट 2025 सही है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्टेरॉयड अवेयरनेस एंड प्लेनेटरी डिफेंस 2029 सही है। तो ऑल द 4 स्टेटमेंट जो दिए हैं करेक्टली मैच हैं। 57 ब्रिक्स से पूछा गया है इसमें। 57 क्वेश्चन, 16th ब्रिक्स समिट जो हुआ था वॉज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रसिया इन कजान, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहला। इंडोनेशिया हैज बिकम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स, बिल्कुल सही है। एंड थर्ड में दे रहा है द थीम ऑफ द 16th ब्रिक्स समिट वॉज स्ट्रेंथनिंग मल्टीकल्चरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, इसलिए ये थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इसके सही हैं। नेक्स्ट पूछा गया लोकपाल से, और इसमें पूछा है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है लोकपाल से संबंधित। 58 में दे रहा था पावर ऑफ लोकपाल अप्लाई टू पब्लिक सर्वेंट ऑफ इंडिया बट नॉट टू द इंडियन पब्लिक सर्वेंट्स पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। ऐसा कुछ नहीं है, ये पहला गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। द चेयरपर्सन ऑफ द मेंबर शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर और एनी स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी, ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेदर इनकम्बेंट और रिटायर्ड हैज़ टू बी अ चेयरपर्सन, ये वाला भी गलत स्टेटमेंट है। थर्ड दे रहा है चेयरपर्सन ऑफ ए मेंबर शैल नॉट बी ए पर्सन ऑफ लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज। इसमें जो 58 दे रहा है ना, इसका द चेयर पर कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ना, यही तो पूछा है 58 में। द चेयरपर्सन ऑफ ए मेंबर ऑफ शैल नॉट बी ए पर्सन ऑफ लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ एज्यूमिंग, जब ऑफिस एज्यूम करते हैं चेयरपर्सन और मेंबर एज दे केस में, तो ये सही स्टेटमेंट है, 45 ईयर्स एज होनी चाहिए। लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, ये वाला भी गलत है, कर सकते हैं भाई। तो इसका ओनली जो थर्ड स्टेटमेंट है वही करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। 59 क्वेश्चन पूछा गया था खो खो, फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप से। 59 द इवेंट वॉज हेल्ड इन दिल्ली, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दिल्ली में हुआ था। इसमें भाई इसमें इंटरचेंज कर दिया, काफ़ी यूपीएससी ऐसा करती है कि इंटरचेंज कर देती है जो फैक्ट्स और डेटा होते हैं। इंडिया मैन बीट नेपाल विद अ स्कोर 78/40 नहीं 54/36 इसका यहाँ पे होना चाहिए था, जबकि इंडियन वुमेन के लिए 78 जो ऊपर वाला जो डेटा है वो यहाँ होना चाहिए, तो ये वाला भी सही हो जाता, ये वाला भी सही हो जाता। पहला तो सही है, बट यहाँ पे इस जो डेटा है वो इंटरचेंज कर दिया है, तो सेकंड गलत है, थर्ड गलत है। आपका ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 59 का आंसर हो जाएगा आपका ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 इन द 60 वाला जो क्वेश्चन है, इन द फाइनल ऑफ 45th चेस ओलंपियाड हेल्ड इन 2024 गुकेश थे बिकम द वर्ल्ड यंगेस्ट विनर आफ्टर डिफीटिंग द रशियन प्लेयर, तो इन्होंने रशियन के प्लेयर को नहीं बल्कि चाइना के प्लेयर को हराया था। सेकंड स्टेटमेंट दे रहा है अभिमन्यु मिश्रा एन अमेरिकन चेस प्लेयर होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ बिकमिंग वर्ल्ड यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर, सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बस यहाँ पे जो रशियन प्लेयर की जगह चाइना प्लेयर होना चाहिए था। 61 वाला क्वेश्चन पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट से 61, तो सम रेयर अर्थ एलिमेंट जो होते हैं आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन एंड कंप्यूटर मॉनिटर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सम रेयर अर्थ एलिमेंट हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सही है।
तभी तो ये एलिमेंट टेलीविजन में यूज किए जाते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट सेकंड जो है एक्सप्लेन भी कर रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट को। तो इसका जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 62 जो है इसका आपका हो जाएगा, इसमें पूछा गया नॉट करेक्ट भाई। अभी तक दो ऐसे क्वेश्चन हैं, एक पॉलिटी का 51 वाला क्वेश्चन था, अब ये 62 है जिसमें नॉट करेक्ट पूछा है। कौन सा नॉट करेक्ट है? इन इंडियन रेलवे है पेड नेशनल रेल टू क्रिएट फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाई 2028, नहीं यहाँ पे 2030 होना चाहिए। तो पहला वाला गलत है, मतलब इसमें गलती पूछ रहा है, तो पहला तो इसमें होना चाहिए। एंड कवच इज एन ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी। जर्मनी के साथ कोलैबोरेशन नहीं किया गया, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड में पूछा गया कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID टैग्स फिटेड ऑन ट्रैक इन ए स्टेशन सेक्शन, ये सही है। बट यहाँ पे पूछा गया गलत कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट और सेकंड गलत हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, कंसिडर द फॉलोइंग स्पेस मिशन, और इसमें पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ द स्पेस मिशन गिवन एबव इनकरेज एंड सपोर्ट माइक्रोग्रेविटी। तो माइक्रोग्रेविटी तो सारे ही करते हैं, तो भाई एक्सियम 4 जो है आपका SPADX है, गगनयान है, ऑल द थ्री इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर सी, 63 का सी। 64 जो है इसमें पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्टली मैच कर रहा है। तो डॉर्नियर 228 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, बिल्कुल सही है। IL-76 वाला स्टेटमेंट गलत है, सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है ये। C-17 ग्लोब मास्टर जो थर्ड है मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो इसके जो दो स्टेटमेंट हैं वो करेक्टली मैच हैं, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन मेक्स। तो आर्टिफिशियल रेन में आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है, तो आयोडाइड इसमें दिया है, इसमें दिया है, तो सही हो जाएगा आपका ये। अगर यहाँ पे भी दिया है आयोडाइड बट यहाँ पे नाइट्रेट दे दिया, अगर नाइट्रेट ही होता तो फिर वो तो आपकी एसिड रेन हो जाती भाई। इसलिए इसका 65 का आंसर होगा ए, सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियल वे ऑफ रेनफॉल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 66 है इसका आंसर जो होगा द एक्सरसाइज ऑफ दिस, इसमें भी करेक्ट ही पूछा है बस। द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाई प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्ट टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। हाँ जुडिशियल रिव्यू भी होता है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस। तो भाई एडवाइस तो हर एक जगह आपने देखा ही होगा कि प्रेसिडेंट जो है कुछ भी करे ज़्यादातर एडवाइस उसको लेनी पड़ती है, तो विदाउट दे दिया है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ओनली ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, भाई काफ़ी बड़े बड़े इसमें स्टेटमेंट दे दिए हैं 67 में। चलो पढ़ते हैं। ऑन द डिजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल द स्पीकर शैल नॉट, क्या दे रहा है मैंने मिटाई, द स्पीकर शैल नॉट वैकेट हिज और हर ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल आफ्टर द डिजोल्यूशन। इसमें करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है? तो इसमें करेक्ट ही पूछा है, तो इसका 67 है ना, 67 का पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाएगा। According to the provision of the Constitution of India, member of the House of the People on being elected as a speaker shall resign from his or her political party immediately। ऐसा नहीं है भाई, सेकंड गलत हो जाएगा। थर्ड, द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज और हर ऑफिस बाय द रिजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। हाँ बिल्कुल सही है। पास्ड बाई मेजोरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स, उस समय जो उपस्थित होते हैं। एंड द हाउस प्रोवाइडेड दैट नो रिजोल्यूशन शैल बी मूव्ड अनलेस एट द लीस्ट 14 day नोटिस हैज बीन गिवन ऑफ द इंटेंशन टू मूव द रिजोल्यूशन। तो थर्ड स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। 67 में आपका कौन 67 का फिर आंसर होगा आपका फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, सेकंड वाला गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68,
if any question arise as to whether a member of the House of the People has become subject to disqualification under the 10th schedule, the president decision in accordance with the opinion of the Council of Union Minister, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे प्रोसीडिंग्स वगैरह जो कोर्ट वगैरह में कुछ भी होता है ना, सॉरी कोर्ट क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड है, देयर इज़ नो मेंशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसमें भी देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी, कौन सा करेक्ट है? हाँ, इसका भी मेंशन नहीं है पॉलिटिकल, तो इसका जो फर्स्ट और सेकंड है कौन सा करेक्ट है? नो मेंशन मतलब मेंशन है भाई पॉलिटिकल पार्टी का, 10th शेड्यूल में ही मेंशन है, तो इसका जो आंसर होगा डी हो जाएगा, नाइदर 1 एंड नाइदर 2। 69 वाला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है स्टेटमेंट ही इसमें दिए गए हैं और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट दे रहा था 69 में। इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट हैव नो पावर फॉर मेकिंग रूल फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर मिनरल इवन थ्रू सच मिनरल लोकेटेड इन देयर टेरिटरी, तो भाई उन्हीं के पास तो पावर होती है अगर उनकी टेरिटरी से निकालोगे तो। सेकंड दे रहा है, इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल अंडर द रिलीवेंट लॉ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पहला वाला गलत हो जाएगा इसका, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज नॉट करेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इलेक्टेड टू नेचुरल रिस्टोरेशन लॉ टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी, तो 70 वाले का आंसर हो जाएगा द यूरोपियन यूनियन। क्वेश्चन है 71, फार्मूला बेस्ड आ गया था, सिंपल क्वेश्चन है, आपको अगर इसके फार्मूले आते हैं या कॉन्सेप्ट आता है, फार्मूले नहीं बोल सकते कॉन्सेप्ट बोल सकते हो। इसमें पहले में दे रहा है रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। रेवेन्यू डेफिसिट एक्चुअली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से जब आप रेवेन्यू रिसीट को घटा दोगे ना तो आपका आंसर हो जाएगा, तो 20,000 करोड़ आ रहा है, तो पहला तो सही है बिल्कुल। फिजिकल डेफिसिट नथिंग बट जो बोरोइंग होती हैं उन्हें ही बोला जाता है, तो 10,000 तो बोरोइंग ही है, बिल्कुल सही है। एंड प्राइमरी जो डेफिसिट होता है, आपको जो फिजिकल मतलब जो डेफिसिट है उसमें से आपको इंटरेस्ट पेमेंट घटाना है, तो 10,000 करोड़ में से 6,000 करोड़ घटाओगे तो 4,000 करोड़, ऑल द स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं, तो 71 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 72 पूछा गया है, इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर विच विल कनेक्ट, तो ये किसको कनेक्ट करता है इसमें पूछा गया, तो इसका जो आंसर होगा इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप बाया ईरान, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द टू मेजर एथेनॉल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ब्राज़ील एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 73 जो दे रहा था 73 of the two major ethanol producer in the world, Brazil and the United States of America, the former produce more ethanol than the latter, मतलब गलत स्टेटमेंट है ये पहला वाला, ये क्या कर दिया भाई। नेक्स्ट है, अनलाइक इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वेयर कॉर्न इज द प्रिंसिपल फीड फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन, शुगर कैन इज द प्रिंसिपल फीड स्टॉक फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन इन ब्राज़ील, सेकंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, तो 73 का, अब डायरेक्ट आंसर ही आंसर डिस्कस कर लेना, काफ़ी टाइम हो गया। 73 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 74 है, 74 दे रहा है, इसका आंसर होगा आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हो जाएंगे। पेनिनसुलर इंडिया विल मोस्ट लाइकली सफ़र फ्रॉम फ्लडिंग एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड ड्रॉट्स, बिल्कुल सही है। एंड द सर्वाइवल ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन विल बी अफेक्टेड एज सेडिंग ऑफ देयर बॉडी हीट थ्रो परस्पिरेशन बिकम्स डिफिकल्ट, ये भी सही है, तो आपका सी हो जाएगा 74 का सी। अ कंट्रीज अगर फिजिकल डेफिसिट स्टैंड इतने करोड़ दे रहा है, इट इज़ रिसीविंग 10,000 करोड़ थ्रो ए नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल, ये इसमें कन्फ्यूजिंग चीज़ देती है 10,000 करोड़, जो कि ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। द कंट्री जो क्या दे रहा है, कंट्री जो इंटरेस्ट लाइबिलिटी है वो 1,500 करोड़ है, इसमें से आपको जब इसको घटाओगे तो आपका 48,500 करोड़ आंसर आएगा, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, बस आपको इससे कन्फ्यूजन नहीं होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76,
76 जो दे रहा है, क्या पूछा है, कौन सा करेक्ट है इसमें से, यही पूछ रहा है ना। इट हैज अमेंडेड ग्रांट ऑफ 48 करोड़ फॉर द इतने 23 2025-26 इंसेंटिवाइजिंग स्टेट टू एनहेंस एजुकेशन आउटकम्स। पहला बिल्कुल सही है इसका, 76 का। सेकंड स्टेटमेंट दे रहा है 45% ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ अ यूनियन टैक्स आर टू बी शेयर्ड विद स्टेट्स। तो ये गलत स्टेटमेंट है सेकंड इसका। थर्ड दे रहा है 45,000 करोड़ आर टू बी केप्ट एज अ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव फॉर ऑल स्टेट फॉर कैरिंग आउट एग्रीकल्चर रिफॉर्म। ये सही है। एंड इट इंट्रोड्यूस टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया, ये वाला भी सही है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसके करेक्ट हैं, तो सी इसका आंसर हो जाएगा 76 का सी। 77 है, किससे पूछा गया, इंटरनेशनल बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD से। इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ गिवन एबव आर करेक्ट। तो 77 जो है, इट प्रोवाइड लोन्स एंड गारंटी टू मिडिल इनकम कंट्री, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। इट वर्क सिंगल हैंडेडली वर्क नहीं करता, और सारी भी कंट्री हैं जो पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, मतलब और सारी भी यूनिट हैं ऐसी जो कंट्रोल करने के लिए वर्क कर रही हैं। तो सिंगल हैंडेडली एक आपका ऐसा वर्ड हो जाता है जैसे ओनली है एक्सट्रीम वर्ड, वैसे ही सिंगल हैंडेड भी ऐसे ही हो जाएगा। तो थर्ड वाला सही है आपका। इट वॉज स्टेबलाइज टू हेल्प यूरोप रीबिल्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो फर्स्ट एंड थर्ड इसका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 78 दे रहा है RTGS। अब इसके आंसर ही आंसर में बता दे रहा हूँ। 78 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ए ओनली। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, हाउ मेनी कंट्री अमंग द फॉलोइंग आर देयर अदर देन वेयर इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट्स आर एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे ओनली कौन सी कंट्री हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो 79 का जो आंसर होगा आपका, एक तो जर्मनी ने एक्सेप्ट नहीं किया और बांग्लादेश ने एक्सेप्ट नहीं किया, इन तीन ने एक्सेप्ट किया है, तो ओनली 3 इसका हो जाएगा। 80 वाला जो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसका 80 वाले का आपका आंसर होगा D। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ऑल आर करेक्ट हैं, आप पढ़ लेना। विद रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी 81 का जो आंसर होगा आपका 81 का हो जाएगा आपका C। फर्स्ट एंड थर्ड ओनली सही है। 82 जो दे रहा है, 82 का आपका आंसर हो जाएगा C। 82 का आंसर हो जाएगा C ऑल द 3। 83 जो दे रहा है विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। तो इसमें 83 जो दे रहा है इसका आंसर होगा आपका A। 83 का A ओनली। फर्स्ट 84 जो दे रहा है इसका आंसर होगा आपका 84 वाले का A। 85 जो दे रहा है इसका आंसर होगा C। ऑल द 3 जो दे रहा है वो करेक्ट हैं आपके, बिकॉज जो सेपरेशन एंड जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव वो 50 वाले में दी गई है। वैल्यू एंड प्रिजर्विंग रिच फंडामेंटल ड्यूटी है आपकी, कौन सी है वैल्यू एंड प्रिजर्विंग रिच, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है, नंबर वाइज बताना अगर कमेंट सेक्शन में। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल सही है। तो आपका ऑल ऑफ द 3 इसके सही हो जाएंगे। 86 दे रहा था, 86 का जो आंसर होगा आपका D हो जाएगा। नाइदर फर्स्ट एंड नॉर सेकंड आर करेक्ट। ऑर्गेनाइजेशन और यूनियन मिनिस्ट्री दे रहा है उनकी, इसमें बस इन्होंने चेंज कर दिया है। इसका ये होगा, इसका ये और इसका ये हो जाएगा। तो नन इसका आंसर होगा, मतलब D इसका आंसर हो जाएगा। 87 88 दे रहा था, 88 का आंसर क्या होगा आपका, 88 का आंसर होगा आपका A। 89 है, इसका आंसर हो जाएगा, ये सेट B है। तो 89 का जो आंसर होगा इसका वो हो जाएगा आपका D। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है। 90 कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ के बारे में पूछ रहा था, कौन सी इसमें सही है। 90 का B हो जाएगा आपका। और इसमें भी जो आपकी फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है और फोर्थ इनकरेक्ट है। तो ओनली 2 इसका सही है। सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन, ये गांधी जी ने बोला था कब, पब्लिकली वायलेटिंग साल्ट लॉ। 91 जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका B। एंड द डांसिंग गर्ल ये मोहनजोदड़ो किसकी बनी हुई थी, तो काफ़ी सिंपल है, ब्रॉन्ज। 92 लीगल डिफेंस में CR दास तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो गांधी जी के एकदम खिलाफ था, बिकॉज वो नॉन वायलेंस चाहते थे। और जब यहाँ पे वायलेंस हुआ था और CR दास और गांधी जी की तो काफ़ी उनके जो ओपिनियन थे मैच करते थे।
और मोहम्मद अली जिन्ना का ये लड़ेंगे भाई सैफुद्दीन किचलू एंड ख्वाजा हसन निजामी नहीं, इसलिए इसका ऑफिशियल आंसर बी हो जाता। ऑब्वियस आंसर बी। 93 94 में दे रहा था। सब्सिक्वेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स गांधी जी वॉज कंसिडरली, तो डायरेक्ट आंसर ये तो अच्छा अपलिफ्टमेंट के बारे में बात जो करी थी उन्होंने पूना पैक्ट में की थी हरिजन के, और बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ था 1932 में। इसमें पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग, इसके ऑल द थ्री जो हैं वो करेक्ट हो जाएंगे, पुर्तगीज ही हैं। अब पाइनएप्पल, पपाया एंड गुआवा। 95 गुआवा से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 96 में पूछा गया था हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्री है मोर देन 4 टाइम जोन्स, तो यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात करते हैं, लगती छोटी है बट इसकी टेरिटरीज भी सारी मिला ली जाएँ तो 11 टाइम जोन होते हैं इसमें। तो 96 जो आंसर है 96 का वो आपका पहला तो सही हो जाएगा, डेनमार्क भी आपका सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड भी सही है और आपका ऑस्ट्रेलिया भी सही है, बट ब्राज़ील में केवल 4 टाइम जोन होते हैं, इसमें मोर देन 4 पूछ रहा है तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, ओनली 4। 97 में पूछा गया था, अच्छा ये आपका वो है टाइम जोन से संबंधित है, अगर आप ईस्ट की तरफ जाते हो तो टाइम प्लस होता है, अगर वेस्ट की तरफ जाते हो तो टाइम कम होता है। इसमें जो दे रहा है एंड जी क्या Anadir in Siberia and Nome in Alaska are a few kilometers from each other. But when people are waking up and getting said breakfast in these city, it would be a different day. बिल्कुल सही है। जो साइबेरिया का एनाइडर है वैन इट इज मंडे इन एनाइडर बिकॉज ये ईस्ट साइड में पड़ता है, तो यहाँ अगर मंडे है तो नॉम में संडे होना चाहिए था, एक दिन पीछे होना चाहिए था बिकॉज ये वेस्ट साइड में पड़ता है। तो स्टेटमेंट इसका जो हो जाएगा ओनली फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 98 में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसका था, ये सिंपल है, PREV रामास्वामी नायकर के द्वारा लाया गया था 98। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं। 99 कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, तो इसके ऑल द पेयर बिल्कुल करेक्ट हैं, बोत्सवाना में डायमंड, चिली में लिथियम, इंडोनेशिया में निकेल, तो 99 का हो जाएगा आपका सी। एंड 100 वाला जो क्वेश्चन था इसका आपका आंसर होगा आपका डी, बिकॉज जो मेलोर का है वो सबसे ज़्यादा रीजन जो है वो कहाँ पे पड़ता है, स्पेन में, और नॉर्मेंडी जो है ये गलत स्टेटमेंट दे रहा है। एंड थर्ड वाले में जो दे रहा है सार्डेनिया, ये इटली में पड़ता है, तो ये इटली में पड़ता है। और मेलोडा ये स्पेन में पड़ता है, नॉर्मेंडली भी कहीं पड़ता होगा बट ये स्पेन में तो नहीं पड़ता। तो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्टली मैच हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। तो ऑल अबाउट ये 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके बारे में डिस्कशन किया है।